तो ठीक है, आप सबका स्वागत है हमारी क्लास में। और प्लेटफॉर्म वही है आपका पुराना किरण हिंदी एकेडमी का प्लेटफॉर्म है। और हमारे यहाँ आज पढ़ाया जाएगा गोदान उपन्यास। यूनिट 6 से भी 2-3 उपन्यास हो चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं महाकाव्यात्मक उपन्यास गोदान। ऐसा कोई विद्यार्थी में मुझे लगता है कि जिसने मास्टर किया हुआ है और हिंदी के इस उपन्यास को ना जानता हो। पूरा नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, शॉर्ट में पढ़ा होगा, लेकिन जानता ज़रूर होगा। जब हिंदी के सर्वश्रेष्ठ 10 उपन्यासों की बात आती है बच्चों, तो इसका नाम सबसे ऊपर आता है, प्रेमचंद जी का लिखा हुआ गोदान। तो चलिए इसके बारे में बता देती हूँ मैं। रचनाकार हैं इसके प्रेमचंद। उनका जन्म वर्ष दिया गया है 1880 से 1936, ठीक है। और इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष भी बेटा 1936 ही है। तो ये इनका आखिरी उपन्यास माना जाता है, आखिरी उपन्यास माना जाता है। इसमें 2 गांवों की कहानी दिखाई गई है, सेमरी गांव और बेलरी गांव। सेमरी और बिलारी गांव भी, ऐसे कहीं बिलारी भी पढ़ने में आता है। सेमरी और बिलारी की कथा इसमें चलती रहती है। अब इसकी विषय वस्तु बताने से पहले मैं थोड़ा प्रेमचंद जी के ऊपर प्रकाश डाल देती हूँ, क्योंकि ये अगर एक पार्ट में होना संभव नहीं होगा तो 2 वीडियो इसके बन जाएंगे, परेशान मत होना। देखिए इनके बारे में समझ लो। अभी कुछ ही 2-3 दिन पहले ही 31 जुलाई को इनकी जयंती निकली है, 31 जुलाई को। तो इनका जन्म हुआ था शनिवार 31 जुलाई 1880 को लम्ही ग्राम में हुआ था, जो बनारस जिले में स्थित है, लम्ही ग्राम में। प्रेमचंद जो थे मतलब तेतर थे। तेतर का अर्थ होता है बच्चों 3 लड़कियों के बाद इनका जन्म हुआ था। और इनकी 2 बहन जन्म के कुछ समय बाद ही गुजर गई थी। तीसरी बहन सुग्गी नाम था। बहुत नई नई जानकारियां मैं दूंगी इसमें। सुग्गी नाम की एक बहन थी, वो इनकी बच गई थी। उनके बाद इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम था अजायब राय, है ना। इसीलिए इनको नवाब राय भी इनका नाम रखा गया था, याद होगा आपको। प्रेमचंद के दादाजी गुड़सहाय राय पटवारी थे। राय मतलब कायस्थ परिवार से थे। और पिता जो थे इनके पोस्टमास्टर थे। इनके जो पिता थे अजायब राय, ये पोस्टमास्टर थे। पटवारी, दादा पटवारी, पिता पोस्टमास्टर, तो मतलब अच्छा ही था बचपन पहले। लेकिन क्या हुआ, जब ये मात्र 8 वर्ष के थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया था। जब प्रेमचंद जी 8 वर्ष के थे तभी इनकी माता का निधन हो गया था, एक गंभीर बीमारी के कारण। अब पिता ने प्रेमचंद का नाम क्या रखा था बच्चों, धनपत राय, तथा उनके ताऊ ने नवाब राय। लाडले थे तो इनके नाम भी बहुत सारे पाए जाते हैं। धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया, ये कभी कभी प्रश्न आता है। तो ये एक उर्दू के लेखक थे, इनके सहयोगी थे, दया नारायण निगम ने इनको प्रेमचंद नाम दिया था। और नाम की पीछे की कहानी भी आपको मैंने उसमें बताई थी जब मैं कहानियाँ पढ़ा रही थी, कि इनके जो सोजे वतन, जो इनका वो था कहानियों का संग्रह, उसको जब्त करके मतलब कि उस पर वो कर दिया गया था, अंग्रेज़ सरकार के द्वारा बैन लगा दिया गया था। तब इन्होंने दुखी होकर उर्दू से हट के हिंदी में अपना नाम बदल के प्रेमचंद नाम से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब प्रेमचंद की पढ़ाई 8वें साल में शुरू हुई और लम्ही से करीब 1.25 मील दूर लालपुर गांव में पेशे से एक दर्जी थे, मौलवी थे वो, और दर्जी का काम करते थे। उनसे इन्होंने उर्दू फारसी पढ़ना शुरू किया। और प्रेमचंद की पढ़ाई की शुरुआत मानी जाती है उर्दू फारसी से हुई थी, इसीलिए इनकी उर्दू इतनी अच्छी है। इनकी आप देखते हो कि शुरुआत में ये उर्दू में ही लेखन कार्य करते थे। इनकी मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने 1897 में, मतलब 17 वर्ष की अवस्था में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा दी। किंतु उसी वर्ष इनके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण 1898 में परीक्षा में ये द्वितीय श्रेणी से पास हुए। फिर से परीक्षा दी, उसके बाद द्वितीय श्रेणी से पास हुए। और 2 जुलाई 1900 में 20 रुपये की मासिक पर बतौर शिक्षक नियुक्त हुए। बहुत अच्छी जानकारियाँ, नई जानकारियाँ मैं इसमें यहाँ पे देने की प्रयास कर रही हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो बाद में ज्वाइन हुए हैं वो, जब इसका वीडियो मैं आपको पोस्ट करूँगी उसमें आप देख लेंगे, यूट्यूब पे उपलब्ध रहेगा, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आई। 8 वर्ष के थे, पिता मतलब माता का देहांत हो गया। और 20 वर्ष के होते होते इनके क्या कहते हैं पिताजी का भी देहांत हो गया। और इनके पिता ने बच्चों पुनर्विवाह किया था, मतलब इनकी एक सौतेली माँ थी
और उसका इनके मतलब कि इनके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था। तो ये सब भी इनकी कहानियों में कहीं ना कहीं दिखाई देता है। अब ये क्या हुए बच्चों, जब 20 वर्ष के हुए तो ये एक शिक्षक बन गए। इन्होंने 1919 में स्नातक उत्तीर्ण की, मतलब पढ़ाई को छोड़ा नहीं, भले कुछ समय के लिए उन्होंने ब्रेक लिया, लेकिन फिर उन्होंने पढ़ाई की और स्नातक कब की, 1919 में। और उसके बाद ये शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर हो गए। नमक का दरोगा जो आपने पढ़ी है ना, तो कहीं ना कहीं इनके व्यक्तित्व से मेल खाती है वो कहानी दरोगा की। तब ये किस में दरोगा हुए, शिक्षा विभाग में। इनकी सौतेली माँ जो थी इनको बहुत कष्ट दिया करती थी। इनकी सौतेली माता से भी इनके 2 भाई थे, मतलब उनके भी 2 पुत्र हुए, गुलाब और मेहताब नाम के। ये अपनी माँ को, सौतेली माँ को चाची कहकर बुलाते थे। और प्रेमचंद की पहली शादी हुई थी बच्चों 15 वर्ष की उम्र में, जब ये कुछ भी समझने लायक नहीं थे, मतलब बाल विवाह इनका हुआ था 15 वर्ष की उम्र में। मेहदावल तहसील बस्ती जिले की लड़की, मतलब ये जो उनके आसपास, मतलब उससे बनारस से लगा हुआ एक बस्ती जिला है, वहाँ पे रमवापुर गांव के छोटे मोटे जमींदार की एक बेटी से हुई थी। और यह शादी मुंशी अजायब लाल के नए ससुर ने लगाई थी, अर्थात इनके सौतेली माँ के पिता ने ही शादी करवाई थी। तो ये शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बिल्कुल ये शादी इनकी नाकामयाब रही, मतलब नहीं चली, क्योंकि ये जो इनकी पहली पत्नी थी वो उम्र में बहुत बड़ी थी इनसे, साथ ही बदसूरत भी थी। अमृत राय ने प्रेमचंद कलम का सिपाही में उसकी शारीरिक बनावट का वर्णन करते हुए लिखा है। मैंने कल जो अभी एक वीडियो बनाया था वो आपको जल्द ही मिल जाएगा, हिंदी में पहला क्या। तो मानक जो जीवनी मानी जाती है इनकी जो प्रेमचंद के ऊपर लिखी है अमृत राय ने, कलम का सिपाही, उसको माना जाता है। अब उसमें इन्होंने अपने पिता के जीवनी में लिखा है उनकी पहली पत्नी का वर्णन करते हुए शारीरिक बनावट का। क्या लिखा था कि नाना साहब ने 15 साल के इस खूबसूरत नवाब के लिए इस उम्र में ज़्यादा काली, भद्दी, थुलथुल, चेचक, अफीम खाने वाली, भचक कर चलने वाली औरत ही क्यों चुनी, यह रहस्य उनके साथ ही चला गया। नाना जी ने मतलब जानबूझ के ऐसी महिला से इनकी शादी कराई थी। प्रेमचंद खुद पहली पत्नी के बारे में कहते हैं कि उम्र में वह मुझसे ज़्यादा बड़ी थी। जब मैंने उनकी सूरत देखी तो मेरा खून सूख गया। पिताजी ने जीवन के अंतिम सालों में कठोर खाई बना दी और उसमें स्वयं तो गिरे ही, साथ में मुझे भी डुबो दिया। मेरी शादी बिना सोचे समझे कर डाली। पहली पत्नी से प्रेमचंद जी की कभी नहीं बनी, वह अधिकांशतः मायके में ही रहा करती थी। एक अफवाह भी उड़ा दी थी कि उस पत्नी से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम राम याद रखा गया, किंतु ये अफवाह ही है बेटा, है ना, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। संभवतः कुछ समय बाद उनकी पहली पत्नी की भी मृत्यु हो गई। जमाना पत्रिका के संपादक दया नारायण निगम, वही दया नारायण निगम जिन्होंने इनका नाम प्रेमचंद रखा, तो वो जमाना पत्रिका के संपादक थे। इनकी सलाह पर मुंशी प्रेमचंद ने सन 1906 में एक बाल विधवा थी, शिवरानी देवी, कानपुर की थी, उनसे इन्होंने पुनर्विवाह किया। इसलिए आप देखते हो कि इनकी लेखनी में ये विधवा का पुनर्विवाह, ये चीज़ें भी दिखाई गई हैं, ठीक है। क्योंकि जो लेखक जो अपने जीवन में झेलता है, जो अपने जीवन में महसूस करता है, वो उसकी लेखनी में अपने आप निकल के आ जाता है। तो इन्होंने उस ज़माने में, बच्चों 1906 की बात हो रही है, उस ज़माने में इन्होंने पुनर्विवाह किया, वो भी किसी ऐसी साधारण लड़की से नहीं, बाल विधवा से उन्होंने पुनर्विवाह किया। उसका नाम था शिवरानी देवी। शिवरानी देवी से प्रेमचंद की 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव, 2 बेटे और 1 बेटी हुई। शिवरानी देवी के पिता का नाम मुंशी देवी प्रसाद था और स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण शिवरानी देवी सन 1930 ईस्वी में 2 महीने जेल में भी रहीं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में शिवरानी देवी जी ने भी हिस्सा लिया था और 1930 में 2 महीने इन्होंने भी कारावास में गुजारे थे। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद की मृत्यु के बाद उनकी जीवनी प्रेमचंद घर में है नाम से लिखी है, जो आपके सिलेबस में यूनिट 10 में लगी हुई है, जिसका प्रकाशन हुआ था 1944 में, क्योंकि प्रेमचंद जी की मृत्यु के बाद लिखी थी, फिर प्रकाशित होने में कुछ समय लगा, 1944 में जाके प्रकाशित हुई। मुंशी प्रेमचंद जी 13-14 वर्ष की उम्र में ही अपने मामा के प्रेम प्रसंग, इनके मामा जो चमारिन चंपा से प्रेम करते थे,
एक नाटक उस पर, इसी प्रेम प्रसंग पर उन्होंने एक नाटक की रचना कर दी थी। और आपको याद आया होगा गोदान में भी कुछ ऐसा ही एक प्रसंग देखने को मिलेगा आपको। प्रेमचंद हिंदी, उर्दू, फारसी, इसके अलावा अंग्रेजी में भी इन्होंने रचनाएं लिखी थी। और माना जाता है कि वे अधिकतम रचनाओं की रूपरेखा पहले अंग्रेजी में ही तैयार करते थे। बहुत गुणी रहते थे भाई पहले समय के साहित्यकार लोग। 1 मई सन 1903 को उनकी पहली रचना ओलिवर क्रमवेल उर्दू साप्ताहिक में आवाज एक हल्फ में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुई थी। 1903 की बात है, इनकी पहली रचना प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद उर्दू साहित्य में नवाब राय के नाम से लिखते थे, जानते हैं, फिर भी मैं बता रही हूँ कि उर्दू में ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। असरारे माविद प्रेमचंद का पहला उपन्यास है, नोट कर लेना, असरारे माविद इनका पहला उपन्यास माना जाता है। सेवा सदन प्रेमचंद का प्रौढ़ हिंदी उपन्यास माना जाता है, मतलब कि सही रूप में जो पहले उपन्यास का नाम लिया जाता है तो सेवा सदन का नाम आता है। और इनको उपन्यास सम्राट की उपाधि बंगला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी। उनकी जीवनी भी सिलेबस में लगी हुई है, वही यूनिट 10 में, आवारा मसीहा नाम से, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की। इन्होंने सन 1907 में रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की और यह उपन्यास जमाना पत्रिका में अप्रैल से अगस्त तक, मतलब 1907 तक अंकों में धारावाहिक रूप में प्रकाशित भी हुआ था, रूठी रानी। प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने अपने पिता की जीवनी कलम का सिपाही नाम से लिखी थी। हाँ, एक और इनके ऊपर जीवनी लिखी गई बच्चों, कलम का मजदूर, ये लिखी है मदन गोपाल ने, है ना। 2 जीवनी इनके ऊपर मिलती हैं और एक तो इनकी पत्नी ने लिखी है, 3 हो गई। प्रेमचंद ने सन 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता भी की थी और इसी वर्ष अर्थात 8 अक्टूबर सन 1936 को काशी में इनकी मृत्यु हो जाती है। आप उस जीवनी को पढ़ोगे ना जब प्रेमचंद घर में, इनकी मृत्यु का बहुत ही मार्मिक वर्णन शिवरानी देवी ने किया है। ये थी इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। इनकी रचनाओं के बारे में भी बता देती हूँ। अभी मैं इस PDF से नहीं पढ़ा रही हूँ, अपनी तरफ से बोल रही हूँ। ये वीडियो को आप बाद में पॉज करते हुए सुन के अपने नोट्स बना लेंगे। देखिए इनकी रचनाएं बच्चों कहानी संग्रह हैं। सबसे पहला इनका कहानी संग्रह है सप्त सरोज, 1917 में आया, ठीक है। दूसरा कहानी संग्रह आया नवनिधि, 1917 में ये भी आया। तीसरा है प्रेम पूर्णिमा, 1918 में आया। चौथा है प्रेम पच्चीसी, 1923 ईस्वी में आया। फिर है प्रेम प्रसून, बहुत सारे प्रेम से ही नाम है, प्रेम प्रसून 1924 में आया। प्रेम द्वादशी 1926 में आया। प्रेम प्रतिमा 1926 में। प्रेम प्रतिज्ञा 1929 में। प्रेम चतुर्थी 1929 में। प्रेम कुंज 1930 में। और कफन इनका आखिरी कहानी संग्रह माना जाता है जो 1936 में आया। कफन नाम की कहानी इनकी आखिरी कहानी मानी जाती है। कफन कहानी संग्रह भी इनका अंतिम कहानी संग्रह माना जाता है। और कमल किशोर गोयनका जी कहते हैं कि प्रेमचंद की कुल कहानियों की संख्या 301 है, जिनमें से उपलब्ध कहानियां हैं 298 कहानियां इनकी उपलब्ध होती हैं। और इन सभी कहानियों को मानसरोवर के 8 भागों में संकलित किया गया है। ये बात पहले बता चुके हैं और सबको पता भी है, फिर भी मैं इस वाक्य को पूरा कर देती हूँ कि इनकी सभी कहानियाँ कितनी है, लगभग 300 का नाम आता है, ऐसे लगभग लगा दिया जाता है। और इसका सही डाटा अगर है तो 298 कहानियाँ हैं जो कि मानसरोवर नाम से भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके 8 भाग में संकलित हैं, ठीक है। ये इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब इनके कुछ उपन्यासों का भी परिचय दे देती हूँ क्योंकि इस PDF में शायद ना हो। हाँ, इसमें केवल गोदान की बात हुई है, लेकिन आप समझ लीजिए इन्होंने बच्चों पहले उर्दू में उपन्यास लिखे थे, फिर उसका हिंदी भी अनुवाद किया इन्होंने। तो कौन कौन से हैं जो उर्दू से हिंदी में अनुवादित हैं? सबसे पहले आ जाता है असरारे माविद, जो मैंने कहा 1903 में आया था। तो असरारे माविद का हिंदी रूपांतर क्या हुआ, किस नाम से? देवस्थान रहस्य। कब हुआ? 1905 ईस्वी में, ठीक है। असरारे माविद 1903 में आया, इसका रूपांतर हिंदी में किया गया देवस्थान रहस्य नाम से और हिंदी में प्रकाशित हुआ 1905 में। दूसरे नंबर का है हम खुरमा और हम सबाब, क्योंकि पूछे जाते हैं बच्चों कि इसका रूपांतर क्या है, ये भी पूछा जाता है। तो दूसरा उपन्यास नोट करिएगा, हम खुरमा हम नवाब, ये उर्दू में आया था। हम खुरमा हम सबाब, नवाब राय के नाम से ही मैं नवाब बोल गई थी। हम सबाब ये आया था 1906 ईस्वी में। और इसका हिंदी रूपांतर किस नाम से किया? प्रेमा अर्थात 2 सखियों का विवाह, इस नाम से इस उपन्यास का हिंदी रूपांतर किया
और 1907 में इसको प्रकाशित किया, पुनः प्रकाशित। फिर तीसरा उपन्यास है किष्णा नाम से। किष्णा नाम से उपन्यास आया 1907 में और इसी का हिंदी अनुवाद बना बच्चों गबन, ठीक है, जो 1931 में आया है। फिर अगला है जलवा-ए इसार। जलवा-ए इसार 1912 में आया उर्दू में और इसका हिंदी अनुवाद हुआ वरदान नाम से, जो प्रकाशित हुआ 1921 ईस्वी में। फिर है बाजारे हुस्न नाम से एक उपन्यास उर्दू में 1917 में इनका आया, उसका हिंदी अनुवाद हुआ सेवा सदन नाम से 1918 में। एक और इनका उर्दू उपन्यास है गोशा-ए आफियत। गोशा-ए आफियत ये 1917 में ही आया था और प्रेमाश्रम नाम से 1922 में इसका अनुवाद हुआ। फिर है चौगाने हस्ती 1917 में, इसका रंगभूमि के नाम से इन्होंने 1925 में अनुवाद किया। और मैदाने अमल, इसका हिंदी अनुवाद हुआ कर्मभूमि नाम से 1932 में। तो ये थे इनके प्रमुख उर्दू उपन्यास जो हिंदी में रूपांतरित किए गए और उसका पुनः प्रकाशन हुआ। अब आपको लग रहा होगा कि सब उर्दू के ही हैं, तो हिंदी में कौन से उपन्यास हैं? तो हिंदी में इनके उपन्यासों को नोट कर लो बच्चों। हिंदी का इनका पहला उपन्यास जो इन्होंने मौलिक रूप से हिंदी में ही लिखा था वो आता है कायाकल्प। कायाकल्प का प्रकाशन है 1926 ईस्वी। 1926 ईस्वी कायाकल्प। दूसरा हिंदी उपन्यास है निर्मला 1927 ईस्वी में, ये भी विशुद्ध रूप से हिंदी में ही इन्होंने लिखा था। तीसरा हिंदी उपन्यास है प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी में आया। कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन 1931 में और इसके बाद आता है गोदान 1936 में और इसके बाद एक और उपन्यास जो इनका अधूरा रह गया मंगलसूत्र 1936 ईस्वी में अपूर्ण रह गया था। गबन का मैंने बताया किष्णा का हिंदी रूपांतर है, ठीक है। तो आप कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गोदान, मंगलसूत्र, ये सारे उपन्यास इनके मौलिक हिंदी उपन्यास थे। इनमें इनका हिंदी में लिखा हुआ पहला उपन्यास बता दिया, कायाकल्प है। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1948 में हुआ, इनके पुत्र ने इसको पूरा किया। प्रतिज्ञा प्रेमचंद की 1907 में प्रकाशित प्रेमा का संशोधित रूप है। प्रेमा नाम से पहले आ चुका था हिंदी में, उसका संशोधित रूप प्रतिज्ञा नाम से आया। अच्छा, ये किस शैली में लिखते थे बच्चों? पहले ये आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी शैली में लिखते थे, ठीक है, आदर्श की ओर उन्मुख यथार्थवादी, है ना, इनका दिखाया गया है। और इन्होंने असरारे माविद धनपत राय नाम से, हम खुरमा हम सबाब नवाब राय के नाम से तथा जलवाए इसार प्रेमचंद नाम से लिखा था। असरारे माविद में एक महंत और उसके शिष्यों के विलास में कुत्सित जीवन का वर्णन है। मंदिरों में धर्म के नाम पर होने वाले मतलब व्याभिचारों का वर्णन किया गया है। हम खुरमा और हम सबाब में जो है विधवा विवाह का इनमें वर्णन किया है। हिंदी में प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह नाम से भी इसको जाना जाता है। वस्तुतः इसकी उपन्यास की रचना प्रेमचंद ने उपन्यास को आधुनिक नवजागरण की ओर माना जाता है, प्रतिनिधि उपन्यास माना जाता है। हम खुरमा हम नवाब का जो हिंदी रूपांतर आया, दो सखियों का विवाह, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि ये किस नाम से इनकी शैली क्या थी, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। लेकिन कफन तक आते आते ये क्या हो गए थे, गोदान तक आते आते आखिरी जब इनका वो आया तो ये यथार्थवाद में परिवर्तित हो गए थे। यथार्थवाद इनकी रचनाओं में, बात की रचना में दिखाई देता है, जैसे कफन हो या गोदान हो। अभी गोदान की बात करेंगे, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ये चीज़ें भी जरूरी थी इसलिए मैंने कहा कि आपको ये बताती चलती हूँ। अब ये जो उपन्यास है बच्चों गोदान, ये इनका अंतिम उपन्यास है जिसे महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा गया है और इसमें भारतीय किसान और मजदूर वर्ग के शोषण और एवं सामंतों के क्रूर शोषण का चित्रण किया है। एक और चीज़ बता दूं कि मंगलसूत्र जो इनका उपन्यास था जो अधूरा है, अधूरा रह गया था, पूरा हो चुका है, अब तो 48 में प्रकाशित भी हुआ। तो ये इनका अपूर्ण उपन्यास में इसका नाम आता है। ये इसके केवल 4 अध्याय को ही लिखने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। मंगलसूत्र के केवल 4 अध्याय पूरे हो पाए थे और इनके सुपुत्र अमृत राय ने इसको पूरा किया है। इस उपन्यास के बारे में रामचंद्र तिवारी ने लिखा है, आलोचक हैं रामचंद्र तिवारी, उन्होंने क्या लिखा है, संभवतः इसमें प्रेमचंद जी अपनी जीवन गाथा प्रस्तुत कर रहे थे। उपन्यास का नायक देव कुमार एक लेखक है। इस उपन्यास की जो कहानी है मंगलसूत्र में, उसमें नायक है देव कुमार जो एक लेखक है। साहित्य सेवा में अब सब कुछ खोकर वह दरिद्र हो चुका है। बड़ा लड़का संत कुमार वकील है, उसकी अलग दुनिया है। छोटा लड़का साधु कुमार पिता के आदर्शों पर चलने की कोशिश करता है और यह कथानक बहुत कुछ प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित है, मतलब उस पर चरितार्थ हो जाता है।
मंगलसूत्र का जन मंगल के लिए निश्चय ही किसी नवीन मान्यता का सूत्रपात करता, किंतु वह अधूरा रह गया था। अब जो वो लिखना चाहते थे उनके मन की बातें अलग से दो और लोग कहाँ समझ पाए होंगे। फिर भी इसकी कहानी को आगे बढ़ाते हुए अमृत राय ने इसको पूरा किया। चलिए अब मैं आ जाती हूँ हमारे उपन्यास पे। ये सारी बातें मुझे लगा आपको लोगों को शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने शेयर किया। तो अब ये देख लेते हैं इस गोदान की विषय वस्तु क्या है बच्चों। किसान गाथा की महागाथा, किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन है, सब जानते हैं। और प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख, मैंने बताया आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। यह 1936 ईस्वी में लिखा गया प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास के साथ साथ हिंदी का महानतम उपन्यास भी माना जाता है गोदान। इसमें प्रेमचंद ने किसी एक समस्या को उठाने की बजाय तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को एक साथ उठाया है, और यही कारण है कि गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। तो केवल किसान जीवन को ही नहीं दिखाया बच्चों, इसमें शहरी जीवन में क्या क्या परेशानियां हैं, मिल मजदूरों की क्या परेशानियां हैं, अखबार जो निकालते हैं संपादकों की क्या दिक्कतें हैं, मतलब हर वर्ग की समस्याओं को इसमें उठाया गया है। पूरा उस समय का जीवन देखना हो, भारत को देखना हो उस समय के, तो आप इनके उपन्यास को पढ़ डालिए। अब इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं देखो। होरी की इच्छा थी पछाई गाय, पछाई एक जाति होती है, नस्ल होती है, तो होरी की इच्छा थी कि वो उसके दरवाजे पे एक पछाई गाय बंधे। ये गाय किससे लेके आता है, एक इसको रास्ते में मिलता है, बाद में इसका समधी भी बन जाता है भोला, उससे वो एक ग्वाला था, उसी से वो गाय लाता है। होरी के गांव का नाम क्या था, बेलारी। होरी के गांव का नाम है बेलारी। ये गांव क्या था, पूरा पुरवा था, 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरेल के थे, आधे फूस के, और कोदई गांव का यहाँ पे इन्होंने वर्णन किया है। गोबर का वास्तविक इसका एक बेटा है बच्चों, गोबर। 2 लड़कियां हैं, एक बेटा है। लड़के का नाम है गोवर्धन, लेकिन गांव में उसके सब गोबर कहते हैं, ये भी गोबर ही बोलता है। ये कुछ तथ्य भी इसमें और दिए हैं। एक बहुत प्रसिद्ध कथन आया है मालती के लिए, क्या है, बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी। यह कथन गोदान उपन्यास में मालती के लिए है। पहले मुझे लगता है आप लोगों को कहानी बतानी चाहिए। ये तो उसके अंश लिए गए हैं, पुस्तक से कुछ अंश लिए गए हैं। पहले मैं आपको इन शॉर्ट में कहानी बता देती हूँ। कहानी जानेंगे ना तब आप समझ पाएंगे, क्योंकि जिन्होंने पढ़ी है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, जानते हैं। जिन्होंने इसको नहीं पढ़ा है पुस्तक को, उनके लिए कहानी शॉर्ट में जाननी ज़रूरी हो जाती है। ये इसमें कहानी में बच्चों दिखाया गया है, ये जो होरी है मेन पात्र जो है, और होरी ऐसा नायक है बच्चों, कोई डैशिंग हीरो टाइप का नहीं है, अधेड़ उम्र का है, और दिखने में भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। मतलब यथार्थवाद का आप देख लीजिए कि कैसा यहाँ पे चित्रण किया गया है। नायक कौन है, होरी, जो अधेड़ उम्र का, दुबला पतला, शक्ल सूरत में भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, इस तरह का एक युवक है, किसान है वो। उसकी पत्नी है, पत्नी का नाम है धनिया। 3 बच्चे हैं, रूपा, सोना, 2 लड़कियां हैं, और एक बेटा है गोवर्धन अर्थात गोबर। अब इसमें ये दिखाया गया बच्चों किस तरह से जो किसान हैं वो सूदखोरों के चंगुल में फंसकर, गांव की कुप्रथाओं के चक्कर में फंसकर, है ना, समाज, बनावटी समाज, जाति, बिरादरी, इन सब में फंस के किस तरह से किसान से मजदूर बन जाता है। ये बहुत बारीकी से, बहुत कहना चाहिए मर्मस्पर्शी चित्रण यहाँ पे प्रेमचंद जी ने किया है। और साथ ही साथ इसी के समान में कथा चलती रहती है शहर की। इधर गांव में गोबर, इसकी कथा चलती है होरी की, शहर में कथा चलती है, और बीच में कथा को मिलाने वाले सूत्रपात हैं राय साहब। सेमारी गांव में जो रहते हैं राय साहब जमींदार हैं कह सकते हैं, और इन्हीं के यहाँ के मेहमान हैं जो शहरी पात्र हैं। शहरी पात्रों में खन्ना हैं, और वो हैं क्या कहते, संपादक जी हैं, और उन्हीं में एक महिला पात्र है, कौन, जो मालती का जिक्र आता है। मालती जो है डॉक्टर है, और एक दर्शन विभाग के प्रोफेसर भी आते हैं, मिस्टर मेहता, और कहा जाता है मिस्टर मेहता के माध्यम से इन्होंने, प्रेमचंद जी ने अपने विचारों को वर्णित किया है।
तो 4-5 दोस्त थे इनके शहर के, राय साहब के, तो शहरी कथा भी चलती है और इधर गांव की कथा भी चलती है। और एंड में बच्चों दिखाते हैं, मतलब और इसमें बीच बीच में बहुत सी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। जो गोवर्धन है ये बिना विवाह के ही ले आता है भगा के इसकी भोला की लड़की को, जिसका झुनिया नाम होता है। झुनिया गर्भवती हो जाती है। इसके पश्चात दिखाते हैं कि उसको छोड़ के चला जाता है, डर के मारे, समाज के डर के मारे, परिवार के डर के मारे शहर चला जाता है। शहर में लखनऊ शहर का जिक्र हुआ है। और फिर इसको पूरी दिलेरी के साथ स्वीकार करती है धनिया, समाज से लड़ जाती है, जाति वालों बिरादरी वालों से लड़ के उसको स्वीकार करती है। बहुत सारी ऐसी बातें जो उस समय के भारत में मतलब सोच से परे थी, वो यहाँ पे प्रेमचंद जी ने दिखाई हैं ना। विधवा विवाह को दिखाया है, और लिव इन रिलेशनशिप जो हम आज के उसमें प्रयोग करते हैं शब्द का, वो 1936 में प्रेमचंद जी इस उपन्यास के माध्यम से पहले ही दिखा चुके हैं। यहाँ पे दिखाते हैं कि मिस्टर मेहता जो मालती की तरफ आकर्षित होते हैं और मालती भी उनकी तरफ आकर्षित होती है। बाद में प्रेम में बदल जाता है उनका आकर्षण, किंतु लास्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाते कि दोनों विवाह कर लेते हैं। ऐसा दिखाते हैं कि विवाह होने से प्रेम ख़त्म हो जाता है या प्रेम का वो स्वरूप नहीं रह जाता, इसलिए दोनों दोस्त बने रहने में ही भलाई समझते हैं, विवाह को सहमति नहीं देते। और आखिरी में जो इसका एंड है, और हाँ एक चीज़ और भूल गई मैं, ये भी बता दूं कि इसमें ये भी दिखाया बच्चों कि किस तरह से लाचार बाप अपनी बेटी का विवाह पैसे के अभाव में उससे दुगनी उम्र के पुरुष से करने के लिए बेबस हो जाता है। होरी की बेटी का विवाह एक तरह से विवाह नहीं, समझौता था वो। और लास्ट में दिखाते हैं कि होरी जो है मजदूर बन चुका है और मजदूरी करते करते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। लू में काम, कड़क धूप में लू सहते सहते काम करता है और सड़क पे काम करता है, और उसी वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के पश्चात जो पंडित हैं वो क्या कहते हैं कि इनके लिए अब आखिरी सांस इनकी, मतलब इनकी अब मृत्यु होगी, मोक्ष के लिए इनको गौदान कराना पड़ेगा। गौदान, उसी से ही गौदान नाम पड़ा है। गाय का दान करना पड़ेगा। जो जीवन भर एक गाय नहीं रख पाया, गाय आई भी थी तो उसके भाई ने गाय को जहर दे के मार दिया ईर्ष्यावश, और उसके बाद जो उसका जो कहना चाहिए पतन शुरू होता है होरी का, उसकी मृत्यु पे जाकर ही रुकता है। और लास्ट में गोदान कहाँ से करती धनिया, तो जो पैसे उस दिन उसके पास थे, 2 पैसे उसको पंडित को देके करती है, यही इनका गोदान है। और यहीं पे कहानी समाप्त भी होती है। बहुत मैंने तो एकदम शॉर्ट में बताई है बच्चों, आप लोग इसको पढ़ना और ज़रूर पढ़ना, 1 बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना, क्योंकि ये एक ऐसा उपन्यास है जो हिंदी की किसी भी परीक्षा में सिलेबस में लगा ही रहेगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसको पढ़े बिना पार नहीं पा सकते, ठीक है। और मजबूरी में नहीं, इंटरेस्ट लेके पढ़ना कि आप देखोगे लगभग 100 साल पहले भारत कैसा था और अब उसमें क्या परिवर्तन आए हैं। अब 2025 चल रहा है, 1936 में प्रकाशित हुआ था, उससे कुछ पहले की कहानी है। तो चलिए, मैंने बहुत बातें कर ली, अब मैं आपको इसके बारे में तथ्य बताती हूँ जिससे कि आप समझ पाएँ। तो ये मैम पिक्चर भी बना है इसी में? हाँ बेटा, इस पे फिल्म भी बनी है, बिल्कुल फिल्म बनी है। तो आप फिल्म भी देख लोगे तो भी आपको कहानी पूरी पता चल जाएगी ना। फिल्म, पुरानी फिल्म में वो राजकुमार ने होरी का रोल किया है ना, देखना। तो होरी की इच्छा पछाई गाय लेने की थी, हाँ ये बता दिया था। चलो, मालती के बारे में बताया गया है, बाहर से तितली है और भीतर से मधुमक्खी, ये मालती के लिए आता है बार बार कथन। तो ये जो है उपन्यास यथार्थवाद उपन्यास है, आदर्शवाद नहीं है। मैंने आपको बताया कि पहले इनकी जो शैली थी वो आदर्श उन्मुख यथार्थवाद थी, लेकिन जब इन्होंने देख लिया कि आदर्श कुछ नहीं काम आते, तो ये धीरे धीरे जो समाज में चल रहा था यथार्थ को यहाँ पे उन्होंने प्रस्तुत किया है। क्या कह, देखो धनिया कुछ कुछ कथन भी दिए हैं इसमें। पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ, देख लिया तुम्हारा न्यार अक्ल की दौड़, ये धनिया का कथन है। उपन्यास में बच्चों महाजनी सभ्यता का विरोध हुआ है। महाजन लोग जो होते हैं कम पैसे देते हैं सूद पे और ज़्यादा पे अंगूठा लगवा लेते थे, और पूरी ज़िंदगी किसान की सूदखोर को पैसे देने में बीत जाती थी। जितना कर्जा लिया रहता था उससे 10 गुना अधिक वो लौटा जाता था, लेकिन तब भी जीवन भर कर्जदार ही बना रहता। तब बैंकों का ज़्यादा
प्रचार नहीं था, अस्तित्व नहीं था, तब की बात है। कृषक की आर्थिक समस्या का चित्रण किया है। यह उपन्यास समस्या प्रधान माना जाता है। और गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है। ये कथन बहुत प्रसिद्ध कथन है बच्चों, बच्चन सिंह का। गांधीवाद जो गांधी जी के आदर्श थे और जो कार्ल मार्क्स के जो आदर्श थे, दोनों का मिश्रण हो गया है इस उपन्यास में, घुल मिल गया है। प्रेमचंद का सबसे विख्यात और अंतिम उपन्यास गोदान है 1936। इसकी कथा वस्तु कृषक की समस्या है। होरी के पास कितने बीघा जमीन थी बच्चों? 5 बीघा थी। तो गांव की कथा शहर की कथा साथ साथ चलती है, फिर दोनों कथाओं में संबंधित और संतुलन पाया जाता है। ये एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास बन चुका है। इसमें शोषण व अन्याय के विरुद्ध बढ़ती हुई नई पीढ़ी की विद्रोह और असंतोष का प्रतीक है गोबर। शोषण और अत्याचार के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध जो आवाज़ उठाता है वो है नई पीढ़ी का गोबर। मालती और मेहता, मैंने बताया ना लखनऊ शहर का जिक्र है, ये लोग लखनऊ में रहते हैं। राय साहब सेमारी गांव में रहते हैं। प्रेमचंद ने गोदान को संक्रमण की पीड़ा का दस्तावेज बताया है। अब महत्वपूर्ण पात्र देख लेते हैं। होरी है, ये केंद्रीय पात्र है, गरीब किसान है। धनिया होरी की पत्नी है, जुझारू पात्र है। धनिया का जो चरित्र दिखाया गया है बेटा, बहुत स्ट्रांग लेडी, बहुत होरी से ज़्यादा मजबूत कैरेक्टर धनिया का दिखाया गया है। गोवर्धन है होरी का पुत्र। सोना और रूपा इनकी पुत्रियां हैं। और गांव में एक पंडित है जो दाता दीन है, वही पंडित सबका पूजा पाठ कराते हैं। माता दीन दाता दीन का पुत्र है। और इसमें बच्चों ये भी दिखाया है, अछूतों द्वार जैसे कहते हैं ना, अछूत का उद्धार करने की भावना भी दिखाई है। क्योंकि ये जो माता दीन है ये एक चमार जाति की लड़की, चमार की लड़की थी, उससे इसका प्रेम प्रसंग दिखाया गया है। और आखिरकार वो आगे बढ़ के उसको अपनाता है, बहुत कुछ होने के बाद अपनाता है उसको, सीलिया। इसके अलावा गांव में कौन कौन है? दुलारी सहुआइन है, पटेश्वरी लाल है, झिकुरी सिंह है। स्त्री पात्रों में झुनिया, सीलिया, मोला, नोहरी, हीरा, पुनिया, शोभा। राय साहब अमरपाल सिंह हैं, उनकी बेटी का नाम है मीनाक्षी। डॉक्टर मेहता ये दर्शन शास्त्र के विद्वान हैं और प्रोफेसर हैं। मिस मालती आधुनिक स्त्री डॉक्टर हैं, आधुनिक स्त्री है, डॉक्टर के रूप में दिखाई गई है। सरोज मालती की बहन है। मिस्टर खन्ना मिल के मालिक हैं और बैंकर हैं। गोविंदी जो है, एक गोविंदी का पात्र भी है बच्चों, ये भी एक आदर्श पात्र के रूप में यहाँ पे चित्रित किया गया है। आदर्श भारतीय नारी को प्रस्तुत करती है गोविंदी, इसकी पत्नी है मिस्टर खन्ना। क्योंकि मिस्टर खन्ना जो है ये मालती पे कहना चाहिए लट्टू रहते हैं, मालती की ओर आकर्षित रहते हैं। और शादीशुदा होकर भी अन्य महिला की तरफ इनका आकर्षण दिखाया जाता है, जिसको गोविंदी भी जानती है, लेकिन वो अपना पत्नी धर्म कभी नहीं छोड़ती। ठीक है। संपादक दिखाए हैं ओमकार नाथ, मिस्टर तनखा और मिस्टर खुर्शीद, ये सारे प्रमुख पात्र हैं इसमें। अच्छा, एक और पात्र आता है बच्चों, चूहिया का भी जिक्र आता है एक बार, जब ये वहाँ शहर में जब गोबर जाता है इसके साथ, जुनिया के साथ, वहाँ पे उनको मिलती है। ये कुछ पेज इसमें लिए गए हैं जो महत्वपूर्ण पेज हैं, मैं पढ़ भी देती हूँ तो थोड़ा बहुत समझ में और आ जाएगा आप लोगों, और अगर पढ़ा होगा तो बताइएगा। चलो कल क्लास में इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि पूरा क्लास तो एक ही क्लास में संभव ही नहीं है पूरा उपन्यास पढ़ना, और वो तो आप खुद पढ़ोगे बेटा, तभी उसका रस ले पाओगे। उपन्यास में डूबना उतरना क्या होता है। चलिए पहले में देखो, शुरुआत में क्या शब्द आया है? उपन्यास के शुरुआत में आ रहा है होरी राम। तो होरी का पूरा नाम था बच्चों होरी राम। होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। कहीं जा रहा है होरी। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे। वो गोबर बेटा अलग है, गोबर जो गाय गोबर करती है उससे उस सान रही थी, उसी को उपले पात कराई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपनी झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा। देखिए हीरो है इस उपन्यास का, माथे पे झुर्रियाँ हैं। क्या कहता है, तुझे रस पानी की पड़ी है, मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। मालिक वही राय साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बीत जाएंगे। मालिक अगर स्नान करने लगे तो घंटों बीत जाएंगे। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज न जाओगे तो कौन हरज होगा, अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई, मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते का रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है।
नहीं पता, नहीं कहीं पता नहीं लगता कि किधर गए। मतलब बड़े आदमियों से मिलते रहो तो सलामती रहेगी। गांव में इतने आदमी हैं तो हैं, किसी पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं हुई। मतलब मेरी जान पहचान है तो इसलिए मैं सुरक्षित हूँ। ये कथन, इस कहानी, इस उपन्यास का बहुत प्रसिद्ध कथन है कि जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। अपनी सुरक्षा के लिए उन पांवों को सहलाने में ही अपनी कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था। तो ये भी आपको पता चलता है, धनिया के विवाह को 20 वर्ष हो चुके थे कि चाहे कितनी ही कतर ब्योंत करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार न मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं। बेटा पहले पृष्ठ में बहुत सारी जानकारी, इसलिए मैं इसको पढ़ रही हूँ। तो आपने इसमें देखा कि होरी का पूरा नाम है होरी राम और अधेड़ उम्र का दिखाया गया है। मालिक मतलब राय साहब से मिलने जाने की जल्दी थी उसको। और यहाँ पे जो धनिया दिखाई गई है वो मतलब उसका सहयोग करती है, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती है। और उसके विवाह को, मतलब होरी और धनिया के विवाह को 20 वर्ष हो चुके हैं। साथ ही यहाँ भी लेखक ने ये भी बता दिया है कि उसकी 6 संतान हुई थी, जिसमें से केवल 3 जिंदा हैं। एक लड़का गोबर, कोई 16 साल का, वर्ष भी नोट कर लो, ये भी पूछ लिया जाता है। गोबर की आयु है 16 साल की। 2 लड़कियां हैं, सोना और रूपा। सोना 12 साल की, रूपा 8 साल की। 3 लड़के बचपन में ही मर गए, जो अन्य 3 संतान थी वो लड़के थे। उसका मन आज भी कहता है अगर उनकी दवा दारू होती तो वह बच जाते, पर वह एक धेली की भी दवा न मंगवा सकी थी। उसकी भी उम्र अभी क्या थी, 36वां ही साल तो था। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि धनिया की आयु कितनी है, 36 वर्ष की है अभी, और 16 साल का बेटा है। 3 बेटे गुजर चुके हैं। 16 का बेटा, एक बेटी 12 साल की, एक बेटी 8 साल की है। अब ये 36 वर्ष की थी, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग समला हो गया था, मतलब कि सामने रंग की हो गई थी। काम करते करते संघर्ष जो है जला देता है सारी सुंदरता को। और आंखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिले उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 घुड़कियां खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। ये वाला, ये देखो, तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे नहीं होते। यहाँ पे वो जाते जाते जब उसको जाता है, देखो, जब उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते और पगड़ी और तमाकू का बटवा लाकर सामने पटक दी। जमींदार से मिलने जा रहे हैं। होरी ने उसकी ओर आंख तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई है? ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं। अब मजाक थोड़ा बहुत, यही मजाक ही जीने का सहारा है। होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही तो बड़े सजीले जवानों की साली सलजें देखकर रिझ जाएंगी। पति पत्नी में हंसी मजाक चल रहा है। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो तू क्या समझती है? क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया? अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द साठे पर पाठे होते हैं। ये बहुत पूछा जाता है, ये कथन भी, मर्द साठे पर पाठे होते हैं, मतलब 60 साल के होते हैं तो और युवा लगते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं और भी सूखी जाती हूँ कि भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आंच में जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत न आने पाएगी धनिया, इससे पहले ही चल देंगे। ये देखो, इसी पहले ही अध्याय में लेखक ने पूरा बात कहलवा दिया है होरी के माध्यम से ही। और सचमुच 60 साल के होने की नौबत नहीं आ पाई होरी को। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो, तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने।
चलिए, ये फिर वो चले जाता है। पछाई गाय का देखो जिक्र आया है, पछाई गाय लेने की उसकी बहुत इच्छा थी, चिरकाल से इच्छा थी होरी की पछाई गाय लेने की। कुछ कुछ यहाँ पे मैंने ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी, लेकिन मैं ये पीडीएफ की बजाय कुछ आपको पूरी बुक का ही पीडीएफ शेयर करूंगी, जिससे कि आप बुक को पढ़ें। ये कहोगे तो ये हाईलाइट जो किया हुआ है इसको मैं बता देती हूँ। जब वो गाय लेने का पूरा वो तिकड़म कर लेता है, होरी की छाती गज भर की हो गई। 80 रुपये में गाय महंगी नहीं थी, इससे ऐसा अच्छा डील डॉल, दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी कि बच्चा भी दूल्हे। जब गाय लेने का उसका प्लान सफल हो जाता है भोला से बात बात में गाय की बात। देखो दूसरा भाग इसमें टोटल बेटा 1936 में आया और 36 ही इसमें पूरे भाग हैं, याद रखना। देखो यहाँ पे दूसरे भाग में बताया सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। तो अवध मतलब पूर्वांचल का एरिया है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का। दोनों गांव वहाँ आसपास दिखाएं, सेमरी और बेलारी। जिले का नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बता रहे हैं। होरी बेलारी में रहता है, राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में। दोनों गाँव में केवल 5 मील का अंतर है, याद रखना। 5 का आंकड़ा, 5 बीघा जमीन उसके पास है और 5 मील का ही अंतर दोनों गाँव में है। पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था। कौंसिल की मेमोरी छोड़कर जेल चले गए थे, तब से उनके इलाके के असामियों को उनसे बड़ी श्रद्धा हो गई थी। तो राय साहब थे, बहुत अच्छा अपना वहाँ पे उन्होंने अपनी इमेज बनाई हुई थी। इनकी कीर्ति पर कोई कलंक नहीं लग सकता था। ठीक है, देखो कैसे थे राय साहब के बारे में देख लो। राष्ट्रवादी होने पर भी हुक्काम से मेल जोल बनाए रखते थे। उनकी नज़रें डालियाँ और कर्मचारियों की दस्तूरियाँ जैसी की तैसी चली आती थी। साहित्य और संगीत के प्रेमी थे, ड्रामा के शौकीन थे, अच्छे वक्ता थे, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज। उनकी पत्नी को मरे आज 10 साल हो चुके थे। ये प्रश्न भी बन सकता है, राय साहब की पत्नी को मरे कितने साल हो गए थे? उपन्यास में दिखाया गया है 10 वर्ष। मगर उन्होंने दूसरी शादी न की थी। हंस बोलकर अपने विधुर जीवन को बहलाते रहते थे। और इन्होंने आगे बताया भी, वैष्णव उसको संप्रदाय को अपनाया हुआ था, वैष्णवी थे। होरी डोली पर पहुंचा तो जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाले धनुष यज्ञ की बड़ी जोरों से तैयारियां चल रही थी राय साहब के यहाँ। धनुष यज्ञ में ही उनके वो आए थे, मित्र लोग जो वहां से आए थे। देखिए उनके खानदान के वर्णन यहाँ पे देख लीजिए राय साहब का। इनका परिवार बहुत विशाल था। ये देखो, कोई 150 सरदार एक साथ भोजन करते थे। कई चचा थे, दर्जनों चचेरे भाई थे, कई सगे भाई, 20 नाते के भाई। एक चचा साहब राधा के अनन्य उपासक थे और बराबर वृंदावन में रहते थे। भक्ति रस के कितने ही कवित रच डाले थे और समय समय पर उन्हें छपवाकर दोस्तों को भेंट कर देते थे। दूसरे चचा थे जो राम के परम भक्त थे और अरबी फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद कर रहे थे। ये छोटे छोटे प्रश्न चीज़ें बन जाती हैं बच्चों, जो हमें लगता है कि ये कहाँ है। हम इन सब बातों को इग्नोर कर देते हैं, मेन कथा पे फोकस रहता है, लेकिन प्रश्न आजकल इन्हीं चीज़ों से आते हैं। जैसे राय साहब अमरपाल के कितने भाई थे, उनके चचा कितने थे, कौन से चचा मतलब वो संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे, मतलब राधा के अनन्य भक्त थे, किसके अनन्य भक्त थे, इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। तो एक तो राधा के अनन्य उपासक थे जो वृंदावन में रहते थे और भक्ति रस के कवित रचते थे और छपवा कर दोस्तों को भेंट देते थे। एक और चचा थे, वो राम के भक्त थे और फारसी भाषा में रावण का अनुवाद कर रहे थे और रियासत से सबके वसी के बंधे हुए थे। किसी को कोई काम करने की जरूरत नहीं थी, सब पूरे परिवार की ठाठ थी। तो और होरी जो था वो इस धनुष यज्ञ में राजा जनक का माली बनता है। कौन सा रोल प्ले करता है? राजा जनक का माली। ठीक है, अब इसके महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं। ये तो अभी मैंने बताया कि जब दूसरों के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। गरीबों में अगर ईर्ष्या या वैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए। ऐसी ईर्ष्या और वैर को मैं छम्मे समझता हूँ। राय साहब बता रहे हैं, हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दें तो हम देवता हैं। राय साहब बहुत दार्शनिक बात कर रहे हैं। आगे एक और है, बड़े आदमियों की ईर्ष्या और वैर केवल आनंद के लिए है। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। हम देवतापन के उस दर्जे पर पहुंच गए जब हमें दूसरों के रोने पर हंसी आती है। ये राय साहब का कथन था। गोबर का कथन है,
जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता। तो इसके जो विचार हैं जोश से भरे हुए हैं और विरोध करता है गलत चीज़ों का। फिर मर्याद भी तो पालना ही पड़ता है। खेती में जो मर्याद है वह नौकरी में नहीं है। देख लीजिए, मर्याद मर्यादा, ये होरी पहले कहता है और बाद में वो नौकर ही बन जाता है। छोटे छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए उसका आनंद भोग रहे हैं, कुछ नहीं। जब ये कहता है ना कि काम हम कर रहे हैं, पैसा उनके पास क्यों है, तो कहता है कि छोटे बड़े तो वो, क्योंकि भाग्यवाद में यकीन रखता है होरी कि पहले पूर्व जन्म के कर्म का ही फल होता है। भगवान सबको बराबर मानते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी वह गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। गोबर का युवा पीढ़ी का प्रतिनिधि है गोबर। हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाएं और बड़ों का घर भरें। कुछ इसलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाएं। अच्छा, ये रिपीट हो गया। होरी का कथन है कि इसलिए हम लोग गरीब लोग पैदा हुए कि अपना रक्त बहाएं और जो अमीरों का घर भर दें। कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं? हम में आदमियत कहाँ? आदमी वह है जिनके पास धन है, अख्तियार है, इलम है। हम तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता। एकता का नाम नहीं, भोला का कथन है ये। चौधरी का कथन है, औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप न दे, नहीं तो वह काबू में नहीं रहती। चौधरी जी कह रहे हैं, है ना। बांस काटने वाले चौधरी का भी इधर जिक्र आता है। बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है। जब से मनुष्य में ममत्व का विकास हुआ तभी उस मत का जन्म हुआ। बुद्ध और प्लेटो और ईसा सभी समाज में समता के प्रवर्तक थे। ये जितने भी दार्शनिक कथन आएंगे बच्चों, वो मेहता के हैं। आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है। ठीक, लिखते तो वो लोग हैं। देखो, ये अभी स्टेटस में भी लगाया था प्रेमचंद जयंती पे मैंने इनका, ये प्रेमचंद जी का लिखा हो, ये तो प्रेमचंद जी का ही माना जाएगा ना, बड़े ओमकार नाथ से बोला गया है। लिखते तो वो लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है। जिन्हें धन और भोग विलास को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया है वह क्या लिखेंगे? दावा, अगर धन मेरे जीवन का आदर्श होता तो आज मैं इस दिशा में न होता। मुझे भी धन कमाने की कला आती है। साहित्य की सेवा अपने जीवन का ध्येय है और रहेगा। ओमकार नाथ के माध्यम से प्रेमचंद जी कह रहे हैं, समझ लीजिए। मैंने अपने सिद्धांतों को सदैव ऊंचा रखा और पवित्र रखा है और जीते जी उनकी रक्षा करूंगा। दौलत के पुजारी तो गली गली मिलेंगे, मैं सिद्धांतों के पुजारियों में हूँ। ओमकार नाथ जी के कथन बहुत अच्छे अच्छे हैं। देखिए, मालती का सुन लो। जो व्यक्ति कर्म और वचन में सामंजस्य नहीं रख सकता वह और चाहे कुछ हो सिद्धांतवादी नहीं है। सिद्धांत कहाँ से रह गया जब बोलता कुछ है, करता कुछ है। मेहता का कथन है, विचार और व्यवहार में सामंजस्य न होना ही धूर्तता है, मक्कारी है। जो विचार है अलग है, व्यवहार अलग है, तो ये तो धूर्तता हुई ना भाई। फिर है मेहता जी का कथन, मैं समझता हूँ मुक्त भोग आत्मा का विकास में बाधक नहीं होता। विवाह तो आत्मा को और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है। तो देखिए, विवाह के लिए इनका ये निषेध इन्होंने कहा है कि विवाह क्या होता है, आत्मा को और जीवन को पिंजरे में कैद कर देता है। अच्छा, मेहता मालती से कहते हैं, युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। इसके साथ ही ये कथन कहाँ कब लिया गया था ये भी बता देती हूँ, चर्चा चली है तो। ये एक आदिवासी युवती का भी वर्णन आता है बच्चों। जब ये लोग शिकार पे जाते हैं, राय साहब के यहाँ आते हैं जब शहर से इनके मित्र लोग, तो ये लोग शिकार पे जाते हैं जिसमें मालती और ये मेहता साहब साथ में होते हैं। तो इनको एक आदिवासी युवती मिलती है जो इनकी बहुत सेवा करती है मेहता साहब की, और ये इससे चिढ़ने लगती है। मेहता साहब की सेवा हो रही है तो उसमें इन्होंने ये बात कही है। आदिवासी युवती का बहुत छोटा सा वर्णन आया लेकिन बहुत अच्छा है, आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ोगे तो उसी के लिए कह रहे हैं, उसी आदिवासी युवती के लिए, कि अगर मेरे मन में कुछ ऐसी प्रेम और श्रद्धा है, ऐसी है कि मैं उसकी अगर वासना से देखूं तो मेरी आंखें फूट जाएं, मतलब पवित्र दृष्टि से उसको देखते हैं। मैं विश्व बंधुत्व और विश्व प्रेम पर केवल लिख सकता हूँ, वह उस प्रेम और त्याग का व्यवहार कर सकती है। वही आदिवासी युवती के लिए आया है, मेहता मालती से कह रहे हैं। मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग न करे और बलिदान न करे। राय साहब खन्ना से कहते हैं। एक आगे कथन है, जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपए हैं, रुपये के जोर से उसके लिए सभी सुविधाएं आ जाती हैं। खरौत का कथन है, पहला का अनुभव यही बता रहा है कि कर्ज वह मेहमान है
जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता। होरी कह रहे हैं वाकई में कर्ज अगर एक बार ले लिया तो फिर वो जीवन भर जाता नहीं है बेटा। गरीबों का खून चूसने वाले सूद ब्याज, डेढ़ी सवाई, नजर नजराना, घूस पास, जैसे भी हो गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए। देखो ये कितना क्रांतिकारी कथन है बेटा। उस समय गांधी जी स्वराज की बात करते थे तो धनिया के मुंह से कहलवाया लेखक ने कि जेल जाने से सुराज नहीं मिलेगा, धर्म होगा, धर्म के काम होंगे, समाज में मतलब कि न्याय होगा, तभी सुराज आ पाएगा। मेहता का कथन है जब आत्मसमर्पण का रूप लेता है तभी ब्याह है, ऐशी है न्याय से धनिया उसके पहले। नहीं, धनिया नहीं आएगा, ये कथन कुछ गड़बड़ है। आगे है, इस नई सभ्यता का आधार धन है, विद्या और सेवा और कुल और जाति सब धन के सामने हे है, मालती जी कह रही हैं। मेहता का कथन है, देखिए स्त्री के बारे में क्या कहते हैं, मेरे जेहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेजबानी से और अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। ये गोविंदी के उसमें लेके कह रहे हैं, गोविंदी को इसी तरह की स्त्री यहाँ पे दिखाया गया है। कोदई क्या कहता है, औरत जात बिना कुछ ताड़ना दिए काबू में नहीं रहती है। अच्छा, औरत जात जो होती है जब तक उसको मतलब कि कोई प्रताड़ित ना किया जाए तब तक वो काबू में नहीं होती है। ओके, जिसे तुम प्रेम कहती हो वह धोखा है, उद्दीप्त लालसा का विकृत रूप, उसी तरह जैसे सन्यास केवल भीख मांगने का संस्कृत रूप है। वह प्रेम अगर वैवाहिक जीवन में कम है तो मुक्त विलास में बिल्कुल नहीं है। मेहता का कथन है। राय साहब कहते हैं गरीबों का गला दबाना कोई बड़े आनंद का काम है, लेकिन मर्यादाओं का पालन तो करना है, मतलब दबाना ही है गरीबों का गला। होरी और धनिया का है, मजूरी करना कोई पाप नहीं है, मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है, मजूरी करना भाग्य में न होता तो यह सब विपत्ति क्यों आती। होरी धनिया से कह रहा है, जो कह रहा था कि किसान में ही मर्जाद है, वो अब क्या कह रहा है, समय परिस्थितियों ने उसका सोच भी बदल दिया है कि कोई पाप नहीं है, मजदूर अगर बन जाए, मजदूर की स्थिति अच्छी हो जाए तो किसान बन जाता है, किसान की स्थिति बिगड़ जाए तो मजदूर हो जाता है। मेहता गोविंदी से कहते हैं, मैं भूत की चिंता नहीं करता, भविष्य की परवाह नहीं करता, मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है, भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है, भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है क्या? कथन बच्चों बहुत महत्वपूर्ण थे, बस थोड़े से और बचे, एक वीडियो में कंप्लीट कर देती हूँ, होने दो बड़ा, है ना, जब पढ़ते हैं तो थोड़ा तो बड़ा ही देखना तो पड़ेगा ना। गरीबों का गला दबाना कोई बड़े आनंद का काम है, लेकिन मर्यादाओं का पालन तो करना है, ये तो हो चुका। चलिए आगे देखते हैं। अगर तुम हंस नहीं सकते, रो नहीं सकते तो तुम मनुष्य नहीं हो, पत्थर हो। वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले ज्ञान नहीं कोल्हू है। ये गोविंदी, मेहता और गोविंदी का कहना है। मेहता गोविंदी से कहते हैं। गोबर धनिया से कहता है, रुपए हो तो न हुक्का पानी का काम है न जात बिरादरी का, दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता, पैसे जिसके पास है उसके पीछे समाज चलता रहता है। मेहता खन्ना जी से कहते हैं, खन्ना जी आप अभी इस काम में नहीं शरीक होना चाहते न सही, लेकिन कभी न कभी जरूर आएंगे। लक्ष्मीपतियों की बदौलत ही हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती हैं। राष्ट्रीय आंदोलन को 2-3 साल तक किसने धूमधाम से चलाया? लक्ष्मीपति मतलब जो पैसे वाले लोग हैं। मेहता खन्ना जी से कहते हैं, दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है वह उसका सम्मान नहीं, उसकी दौलत का सम्मान है। ये कथन भी इम्पोर्टेंट है कि दौलत से जो सम्मान मिलता है ना, वो इंसान का सम्मान नहीं होता, वो दौलत का सम्मान। दौलत खत्म, सम्मान खत्म। मेरे विचार में तो पीड़क होने से पीड़ित होना कहीं श्रेष्ठ है। धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पा सके तो यह कोई महंगा सौदा नहीं है। गोविंदी खन्ना से कहती है, तुमने सदैव मुझे परीक्षा की आंखों से देखा, कभी प्रेम की आंखों से नहीं। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है? ये बहुत प्रसिद्ध कथन है, मालती मेहता से कहती है। एक ही वाला भी, प्रेम सीधी सादी गौ नहीं, खूंखार शेर है, जो अपने शिकार पर किसी को आंख भी नहीं पड़ने देता, है ना। मेहता और मालती का कथन है। अगर प्रेम खूंखार शेर है, ये मालती जवाब देती है, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे समझ रखा है, मैं प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ, वह देह नहीं आत्मा की वस्तु है। प्रेम को इन्होंने आत्मा की वस्तु बताया है। मैं चाहती हूँ हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हो, मुझ में और उसके आप उसमें इतना अंतर है कि मैं जो कुछ मानता हूँ उस पर उड़ेल चलता हूँ
आप लोग कुछ मानते कुछ हैं और करते कुछ हैं, मेहता राय साहब से कहते हैं। फिर मेहता का भाषण होता है, उसमें कहते हैं कि नारी केवल माता है और इसके उपरांत वह जो कुछ है वह सब मातृत्व का उपक्रम मात्र है। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग और सबसे महान विजय है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है बच्चों, मेहता के माध्यम से प्रेमचंद जी कहलवाते हैं। विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को, मेहता मालती से कहते हैं। सच्चा आनंद, सच्ची शांति केवल सेवा व्रत में है, वही अधिकार का स्रोत है, वही शक्ति का उद्गम है। ये भी मेहता का है। अच्छा, यहाँ पे जो आया है ना, ये गऊ है, मुझे याद आया, ये पूरा कथन मुझे याद है। प्रेम, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी, मैंने तो उसे गऊ ही समझा हुआ है, सीधा साधा। मैं तो प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ, देह नहीं आत्मा की वस्तु है। फिर कथन है, देखिए, भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है, भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है। ये पहले भी आ चुका है, मेहता गोविंदी से कहते हैं। अपना भाग्य खुद बनाना होगा, अपनी बुद्धि और साहस परिवर्तन से इन आफतों पर विजय पाना होगा। कोई देवता, कोई गुप्त है शक्ति, उसकी मदद करने न आएगी। प्रेमचंद का कथन कह गोबर के लिए है, मतलब लेखक के माध्यम से, लेखक खुद कहता है। मेहता का कथन है, संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति का सर्वनाश करना होगा। मतलब जो समाज बटा हुआ है, संसार में छोटे बड़े लोगों में बटा हुआ है, वो हमेशा रहना चाहिए, कहते हैं मेहता जी। राय साहब उन हिंसक पशुओं में से हैं जो गरजने और गुनी के बदले मीठी बोली बोलना सीख गए हैं। शिकार तो अपनी जान से हाथ धोता ही, लेकिन मीठी बोली सुनता हुआ। रामविलास शर्मा का कथन है, बहुत अच्छा विश्लेषण उन्होंने यहाँ पे किया है उनका, राय साहब का। यह सब मन को समझाने की बातें हैं। भगवान सबको बराबर बनाते हैं, यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। गोबर के विचार हैं, होरी से कहता है। छोटे बड़े की जब बात होती है ना, पूर्व जन्म के उससे छोटा बन के आए हैं करके। विपन्नता के इस अथाह सागर में वह सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। ये लेखक ने कहा है धनिया के बारे में। हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है महाराज कि उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डालते। धनिया दाता दीन से कहती है, जब वो जात बिरादरी की बात लेके आते हैं। देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारी अक्ल की दौड़। गरीबों का गला काटना दूसरी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी बात है। धनिया का कथन है। तो ये इसके महत्वपूर्ण कथन थे। अब ये अगला उपन्यास शुरू होगा, लेकिन मैं बस लास्ट के फ्यू मिनट्स में आपको बच्चों कुछ और आलोचकों के कथन भी बता देती हूँ कि इस गोदान के बारे में किसने क्या कहा है। महत्वपूर्ण है। बच्चन सिंह का तो हमने देख लिया, रामविलास शर्मा का भी देख लिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं? प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थी, ये हजारी प्रसाद जी कहते हैं। डॉक्टर गोपाल राय कहते हैं, गोदान किसान जीवन की ही नहीं, दाम्पत्य जीवन की भी त्रासदी है। गुलाब राय जी कहते हैं, गोदान में गांव के चित्र अधिकारी अधिकाधिक रूप से तथा शहर के चित्र प्रासंगिक रूप से आए हैं। और रामविलास शर्मा जी का एक और कथन है बच्चों, धनिया को प्रेमचंद की अद्भुत सृष्टि मानते हुए कहते हैं कि सेवा और त्याग की देवी, जबान की तेज और मोम जैसा हृदय, पैसे पैसे के पीछे प्राण देने वाली पर मर्यादा की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व होम कर देने वाली स्त्री है। गोपाल राय जी मालती के बारे में कहते हैं, प्रेमचंद चाहते थे कि भारत को शिक्षित किया जाए, है ना, कि शिक्षित स्त्रियां पारिवारिक बंधन में न पड़कर पुरुषों की देश की सेवा के लिए प्रेरणा दें और स्वयं भी मैदान में आकर समाज की सेवा करें। मालती उनकी ही आकांक्षा को रूपांतरित करती है यहाँ पे। बस इसी के साथ ही एक और शांति प्रिय द्विवेदी जी का भी कथन मैं बता देती हूँ। क्या कहते हैं? इस उपन्यास का वृहत शरीर जिस देहाती जीवन के मेरुदंड में टिका हुआ है, उसकी प्रचुरता और विदग्धता को देखते हुए इतर प्रसंग छेपक की तरह लगते हैं। तो इसमें जो मेन जो वो है वृहत शरीर क्या है? देहाती जीवन। बाकी जो कथाएं हैं वो छेपक की तरह जोड़ी हुई लगती हैं। चलिए ठीक है। और नामवर सिंह का भी एक कथन मैं बता देती हूँ कि प्रेमाश्रम के बलराज और मनोहर जैसे किसानों को उन्होंने बहुत अधिक विद्रोही दिखाया था, लेकिन होरी को उन्होंने संतोष, धैर्य, सहनशीलता तथा अंधविश्वास का पुंज दिखलाया, जो भारतीय किसानों की जातीय विशेषता रही है।
ये नामवर सिंह जी कहते हैं। और चलिए इसी के साथ ही आज की क्लास भी पूरा 1 घंटे की हो गई है, मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ और अगली क्लास में एक और उपन्यास के साथ आऊँगी। इस उपन्यास में बच्चों आपको और कुछ जानना होगा तो मुझे मैसेज करना, कुछ आपके मन में कुछ डाउट हो या कुछ भी आपको प्रसंग और कुछ जानना हो, जो मैंने मेन बातें थी वो आपको मैंने बता दी थी वैसे। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।